नमस्कार, मैं हूं मनोज। मैं आपके और आपके बच्चों की करियर की बात कर रहा हूं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जैविक खेती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये विदेशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में इस खेती का प्रचलन बहुत तेज़ी से हो रहा है और हमारे भारत में भी कुछ किसान इस खेती को चालू कर चुके हैं। हमारा कंसर्न इतना है कि आप अपने बच्चों को जो करियर में बेहतर करना चाहते हैं, जो अपने करियर का निर्माण करना चाहते हैं, उनको इस ऑर्गेनिक फूड को देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देश के किसान इस ऑर्गेनिक फूड के लिए, इस ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि ये क्या ऑर्गेनिक खेती कोई नई तकनीकी है। तो मैं आज इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक खेती है, ये कोई नई तकनीकी नहीं है। ये 1960 से पहले जो हमारे देश में परंपरागत खेती थी, तो इसी परंपरागत खेती को ही ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। जो खेती हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में, हमारी जनजातियों में, हमारे संप्रदाय के लोग यानी हमारे देश के जो किसान थे वो करते थे, वही ऑर्गेनिक खेती है। वही वही परंपरागत खेती ही ऑर्गेनिक खेती है। यानी अगर बहुत देसी भाषा में बात करें, बहुत देसी लैंग्वेज में बात करें, तो जो गोबर वाली खेती है, गोबर वाली खेती ही ऑर्गेनिक खेती है, यानी जैविक खेती है। अब हम जो हमारी खेती करने की ज़रूरत होती है, उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खेतों की ज़रूरत होती है। खेत क्या है? यानी कि मिट्टी की ज़रूरत होती है। जो हमारी पृथ्वी है, वो ऊपरी सतह जो है, जो बारीक कण होते हैं उनको मिट्टी बोलते हैं। वो उनमें कार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं और अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक एलिमेंट भी मिलते हैं और इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी मिलते हैं। तो हमारे भारत में मुख्यतः जो है 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या कछार मिट्टी है। इसको इंग्लिश में एल्युवियल सॉइल भी बोलते हैं। ये मिट्टी क्या होती है? मैक्सिमम नदियों के किनारे पाई जाती है। नदी का जो जल होता है उससे बहा के लाई जाती है। इस मिट्टी को जैसे हम हटाते हैं तो नीचे हमें तुरंत क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है। दूसरी मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है या रेगर मिट्टी होती है और इसको ब्लैक सॉइल होते हैं, देखने में काली कलर की दिखती है। तीसरी मिट्टी जो होती है लाल मिट्टी होती है, इसको रेड सॉइल बोलते हैं। चौथी मिट्टी जो होती है वो लेटराइट मिट्टी होती है और जो अगली मिट्टी होती है मरु मिट्टी होती है, डिजर्ट मिट्टी होती है। डिजर्ट मिट्टी कैसी होती है? इस मिट्टी में क्या है, इनमें आयरन वगैरह कम पाए जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे बारिश की कमी होती है, यानी जहाँ वर्षा के जल बहुत कम होते हैं, वो मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो अगर ओवरऑल हम देखें कि हम कौन सी फसल कौन से खेतों में उगाएंगे, कौन सी फसल कौन से खेतों में डालेंगे, किस फसलों में कौन सा पोषक तत्व है, तो ये हमारे भारत में मिट्टियों के हिसाब से क्षेत्र का विभाजन किया हुआ है। लेकिन अगर हम बहुत बारीकी से देखें, अगर एक खेत से दूसरे खेत में हम जाएं तो हमें मिट्टी बिल्कुल परिवर्तित मिल जाएगी। एक कहावत है एक कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी। इसका मतलब क्या है? अगर हम 3 किलोमीटर चलते हैं तो पानी बदल जाता है। पानी क्यों बदल जाता है? क्योंकि जो मेरी मिट्टी होती है, जो मेरी ज़मीन की मिट्टी होती है, वो अलग हो जाती है, उनमें पोषक तत्व अलग अलग हो जाते हैं और वही पोषक तत्व हमारे पानी में जाते हैं, तो वहाँ पानी का भी बदलाव हो जाता है। और बानी बानी के अगर कुछ किलोमीटर जाएंगे, 15-16 किलोमीटर जाएंगे, तो बोली भी बदल जाएगी, भाषा भी बदल जाएगी। यानी कि कल्चर भी थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। वहाँ अगर बोली चेंज है तो पहनावा में भी चेंज हो सकता है, उनकी थिंकिंग में, उनके रीति रिवाज में भी चेंज हो सकता है, खेती करने की प्रथाओं में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो इन मिट्टी को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अपने खेतों की मिट्टी के बारे में जानना है कि हमारी खेतों की मिट्टी कैसी है और इनमें हम कौन सी फसल उगाएं तो अच्छी होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मिट्टी की जांच करनी होगी। और आज की डेट में अगर हम बात करें, तो अगर हम मिट्टी की जांच के बराबर करें, मिट्टी के जांच की बात करें अगर हम, तो हमारी मिट्टी की जांच ना के बराबर हो रही है। मुश्किल से मैं मानता हूँ 0.001% किसान ही अपनी मिट्टी की जांच करवा पाते हैं। वो परंपरागत तरीके से जो खेती होती थी, वो जानते हैं कि मेरे खेत किस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं, लेकिन बार बार उन खेतों में वही फसल उगाते रहने से उनकी उत्पादकता बहुत कम हो गई है और वो फसलें आज की डेट में उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं। तो हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अगर हमें खेती करना है तो हमारी खेत की मिट्टी की जांच होनी चाहिए और यही हमारे वोट का मुद्दा भी होना चाहिए। जब इलेक्शन आए और कोई नेता वोट मांगे कि मुझे वोट चाहिए और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो किसानों का एक ही इशारा होना चाहिए
कि हमारी मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। अब कोई बोल भी देगा कि हम मिट्टी की जांच करवा देंगे, अगर सारे किसान, जितने भी देश में किसान, अगर हम एक ग्राम सभा को लेके चलें तो अमूमन 1000-1200 किसान एक ग्राम सभा में होते हैं। अगर ये सारे लोग मिट्टी की जांच करवाने पहुंच गए और अपना मिट्टी का सैंपल लेके इन केंद्रों पे पहुंच गए जहाँ पे केंद्र हैं, तो शायद हमारी मिट्टी की जांच नहीं कर पाएंगे, उनमें ओवरलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी कोई मिट्टी की जांच करवा नहीं रहा है। तो ये जो मिट्टी के जांच केंद्र हैं, इनकी इनकी संख्या तो बढ़नी चाहिए। अभी सरकार ने एक कार्ड की शुरुआत की है, उस कार्ड का नाम है सॉयल हेल्थ कार्ड। इस कार्ड का क्या मतलब है, ये कार्ड बनेगा और जब भी आपके मिट्टी की जांच होगी तो इसी कार्ड में एंट्री होती जाएगी, और बिक्री के हिसाब से आप कौन सी फसल अपने खेतों में उगाएंगे, तो बिक्री की बात तो हम बाद में करेंगे, हमारी फसल बिकेगी, हमारे खेत में फसल बिकेंगी कि नहीं बिकेंगे, हम कम से कम इतनी खेती तो करें, मतलब जो मेरी ऑर्गेनिक खेती है, जो गोबर वाली खेती है, जो पारंपरिक खेती है, उसको हम कम से कम इतना तो करें कि हमारे बच्चों को, जो हमारे घरों में बच्चे हैं जो अपने करियर का निर्माण करना चाहते हैं, कम से कम वो तो उनको ये वाला भोजन मिल जाए जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो वो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। अब अगर हम ये बात करें जो मिट्टी के जांच के केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो बहुत सारे देश में हैं। कुछ की हालत तो अच्छी है और कुछ की हालत बहुत ख़राब है। जब उनकी खुद की हालत ख़राब है तो खेतों की मिट्टी की जांच क्या करेंगे, कितना अच्छा करेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं किसी केंद्र पे अभी तक गया तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब किसानों का रुझान नहीं है अपनी खेतों की मिट्टी जांच करवाने के लिए, तो वो केंद्र भी उसी तरीके से डेवलप कर रहे होंगे और वो लोग काम भी उसी तरीके से कर रहे होंगे। जो जितने हमारे कृषि अनुसंधान है हमारे देश में, वहाँ पे मिट्टी की जांच होती है। एग्रीकल्चर जो कॉलेज हैं वहाँ पे भी लैब है, बहुत सारे कृषि कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में भी मिट्टी की जांच होती है। और बहुत सारे सॉयल चेक वाले लैब है, मृदा परीक्षण के केंद्र हैं, वहाँ भी क्या होती है, मिट्टी की जांच होती है। तो किसान अपनी मिट्टी की जांच वहाँ करा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारे खेतों में कौन से पोषक तत्व ज़्यादा हैं, कौन से पोषक तत्व हैं, तो हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए और कौन सी फसल नहीं लगानी चाहिए। तो बहरहाल अभी ये किसानों के जो लिए मिट्टी जांच के केंद्र हैं इतने पर्याप्त तो नहीं है, और ये खेती की सबसे बेसिक चीज़ है, ये बहुत आधारभूत चीज़ है। पानी तो बाद में आता है, यंत्र तो बाद में आता है, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे खेतों में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर इन पोषक तत्वों की कमी है तो हम इसमें क्या ज़्यादा डालेंगे तो इन पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी। और मिट्टी की जांच, इसमें बहुत सारे लोग अपना कैरियर भी बना सकते हैं। सरकार अभी कुछ पैसे दे रही है, 3 लाख 4 लाख के आसपास में, ऐसा मैंने कई सारे डाटा मैंने चेक किया था, वहाँ पे मुझे मिला कुछ पैसे देती है, और कुछ पैसे अपने में लगा के अपना खुद का भी लैब खोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एक साल में एक किसान को एक एक बार मिट्टी चेक करवाना है तो कम से कम 2-3 ग्राम सभा में, या फिर ब्लॉक लेवल पे, जो अपने ब्लॉक स्तर ब्लॉक है, ब्लॉक में कम से कम एक मिट्टी का जांच का केंद्र होना चाहिए, जहाँ पे किसान आसानी से पहुँच सकते हैं और अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। और इसमें कुछ लोग अपना प्राइवेट काम भी चालू कर सकते हैं, इसमें अपना करियर का निर्माण भी कर सकते हैं। अगर अपना प्राइवेट लैब खोलेंगे और जो भी उनका मिट्टी जांच का जो भी पैसा रहेगा किसान पे कर देगा, और किसानों की मिट्टी की जांच भी हो जाएगी और उनको आमदनी भी हो जाएगी। तो इसमें भी बच्चे अपना करियर बना सकते हैं, यहाँ भी एक करियर है, यहाँ भी करियर का निर्माण कर सकते हैं। और साल में कम से कम एक बार मिट्टी की जांच होनी चाहिए। जो फसलें होती हैं मेनली रबी की फसल, खरीफ की फसल, जो भी फसलें होती हैं 2-3 बार उगाने के बाद में एक बार मिट्टी की जांच होनी चाहिए। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से मैन्योर्स का यूज करना है, कौन से खाद हमें ज़्यादा डालनी है, या अगर खादों की कमी है तो हमें कौन सी फसल उगानी चाहिए और कौन सी फसल नहीं उगानी चाहिए। अब हम ये ऑर्गेनिक खेती करने के लिए यानी परंपरागत खेती करने के लिए हम कौन से सीड का इस्तेमाल करेंगे, कौन से सीड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया दे देना चाहता हूँ। और जो हमारे समाज में पुराने लोग हैं, जो हमारी जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी है, जो बाबा वाली पीढ़ी के लोग हैं, दादा वाली पीढ़ी लोग हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। और हमें अभी हमने हाल में जो बहुत सारे किसानों से हमने बातें की है, और बातें करने के बाद में पता चला है मुझे कि ये खेती कैसे होती थी और इनका क्या क्या आइडिया था। और हमने अपने साइंस का भी एप्लीकेशन यहाँ पे कर दिया है कि अगर हम अपना साइंस इसमें लगाएंगे तो ये देसी वाली खेती किस तरीके से अच्छी हो जाएगी। तो हम सीड के लिए अपने जो हमारे पास परंपरागत जो देसी वाले सीड हैं जो यूज हो रहे हैं उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वाले सीड हमने पिछली बार जिन खेतों में लगाया था वो नहीं लगाना है, क्योंकि उनसे हमारी उत्पादकता कम हो सकती है। तो हम दूसरे से लेकर जो अच्छे सीड हैं उनका यूज करके खेतों में लगा सकते हैं, या हम दूसरे से उधार मांग सकते हैं, बारो कर सकते हैं, बारो करके लगा देंगे। जब हमारी फसल पक जाएगी तो हम उनको उतने से धान वापस कर देंगे, गेहूँ वापस कर देंगे, जो भी फसल रहेगी वो हम वापस कर देंगे।
अगली चीज़ आती है कि हम दुकान से भी सीड ले सकते हैं, जो जैसी भी पद्धति से वो सीड अपनाई गई है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तो नहीं है, लेकिन वो सीड हम लेंगे तो जर्मिनेटिंग का काम आएगा। जो पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो वाली पावर उसकी जो है, आपने ये क्या किया गया है, उसको जो शोधित किया गया है और उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह अगर डाले भी गए तो उनका असर वहीं ख़त्म हो जाएगा, और जो देसी वाली खाद हम खेतों में लगाएंगे वही उन पे काम करेगा, वो वाले का कोई ज़्यादा असर नहीं रहेगा। बहरहाल हमें हाइब्रिड जो सीडें हैं उनको उनका यूज हमें कम करना है, क्यों जो हाइब्रिड सीडें होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होती है लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत कम होती है। उसका रीज़न होता है, जब हम एक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो दूसरे फैक्टर क्या होते हैं, नीचे दब जाते हैं, मतलब वो वाले फैक्टर उतने उत्तेजित नहीं हो पाते हैं। और जेनेटिक्स का यही रूल होता है, सारे फैक्टर को उभार के लाना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत क्रिटिकल होता है। अगर हो भी गया तो कोई ना कोई नुकसान कर देगा। उसके बाद में बारी आती है पानी की। अभी लगभग लगभग वो पुराने ज़माने वाली सिंचाई तो खेतों में नहीं रही, पानी की सिंचाई आधुनिक हो गई है, लेकिन जो अभी बहरहाल अभी मैंने किसानों के पास जो पानी की सुविधाएं देखी हैं वो खेतों के लिए पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो स्प्रिंग मेथड होता है जिनसे पानी के फव्वारे निकलते हैं वो वाले मेथड का यूज करना चाहिए। सारे खेतों में बिल्कुल पानी भर देने से फसल उतनी अच्छी नहीं होती है। और पुराने ज़माने में क्या होता था, वो खाद की कमी नहीं थी पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में साधन की कमी थी जिससे खेतों की जुताई कम हो पाती थी, और बारिश की कमी थी। और आज भी खेती बारिश पे ही निर्भर है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो भी फसलें अच्छी नहीं होंगी, सारी फसल अच्छी नहीं होगी, और बारिश अगर कम हो गई तो भी फसलें अच्छी नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि सिंचाई आप कितनी भी दीजिए, कैसे भी करिए, फसल अच्छी होने वाली नहीं है। और जो है अजैविक खेती हो रही थी अभी तक, इनसे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो बारिश भी हो रही है लेकिन समय से नहीं हो रही है, जब होना चाहिए तब नहीं होती है, और जब नहीं होना चाहिए तब हो जाती है। तो क्या होगा, जो अपना ये रेनफॉल है वो बेस्ट कौन सा है, हम जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा, दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्प्रिंकल मेथड है, ये हम एक पाइप लेंगे और पाइपों के साथ में स्प्रिंकल वाला जोड़ देंगे। एक ही बार खरीदने में बार बार हमारे खेतों को सिंचाई हो जाएगी। तो जिन खेतों, जैसे अपनी धान की फसल है तो धान में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जो अपनी मक्के की फसल है उसमें पानी की कम ज़रूरत होती है, जो अपनी आलू की फसल है उसमें भी पानी की कम ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसी फसल है जो हमारे किसान पहले से जानते हैं किन फसलों में पानी ज़्यादा लगता है और किन फसलों में पानी कम लगता है, तो उस टाइप का पानी वो लोग लगाएंगे। और ये जो स्प्रिंकल वाला सबसे बेटर मेथड है, इसमें पानी की भी बचत होगी और किसान जो है इससे धनी भी हो जाएंगे। एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे और पानी अगर बचेगा तो ऊर्जा भी बचेगी, और उनकी प्रॉपर, मतलब वो ऊपर से पानी गिरेगा तो जिस तरीके से बारिश होती थी उस टाइप की बारिश हो जाएगी, और ये हमारी फसलें जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। अब ये वाली जो अपनी अभी एक जैविक खेती जो आ गई है, जो ऑर्गेनिक खेती है, ये परंपरागत खेती ही है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनमें बात करें तो खेती करने के लिए हमें यंत्र चाहिए, यंत्र पहले आया है और खेती बाद में आई है। अगर हमारे पास यंत्र नहीं है तो अच्छी खेती नहीं हो सकती, ये बिल्कुल तय है। और हमारे किसान उतना कमा नहीं पाते, जो खेतों में किसानी करते हैं उनसे उतनी आमदनी हो नहीं पाती है, तो उन आमदनी की वजह से तो किसान कभी भी यंत्र नहीं ले पाता है। जब तक उसकी बाहरी आमदनी नहीं होती है तब तक वो यंत्र खरीद नहीं पाता। तो अगर आपके पास बैल है, बैल नहीं भी है तो आप बैल रख सकते हैं, बैल को खिलाएंगे, बैल क्या करेगा, गोबर देगा, और उन गोबर को हम क्या करेंगे, अपने खेतों में डालेंगे। और हम जो हमारी छोटी मोटी खेती है जैसे 5 बीघा, 10 बीघा, 6 बीघा, 7 बीघा, इनको हम आसानी से इन बैलों से वो खेती कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम ट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास कुदाल है तो हम कुदाल यूज कर सकते हैं, या दूसरे यंत्र भी अगर हमारे पास है तो उन यंत्रों को हम लोग यूज कर सकते हैं और ये वाली खेती हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत है, जो भी हमारे पास है वो यंत्र हम यूज करेंगे और उन यंत्रों को यूज करके हम ये वाली खेती करना चालू कर देंगे। क्योंकि गुड़ाई का, जुताई का और इन सब चीज़ों का इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, वो अपनी सुविधा अनुसार किसान अपने आप जो है यूज करेंगे। और ये वाली खेती कम से कम इतना तो चालू करेंगे कि अपने बच्चों के लिए, जो उनके बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, और उत्पादकता बिल्कुल भी कम नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो ये वाली खेती अभी हो रही है इससे उत्पादकता अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि जो खाद यूज की जाएगी वो खाद कौन सी यूज की जाएगी। तो आपको खाद दुकानों से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने को पशुपालन को बढ़ावा देना है, या जो भी पशु हमारे पास हैं उनके गोबर को खेतों में हम लोग डालेंगे। मैंने देखा, अभी मैं अपने नेटिव प्लेस पे हूँ, गांव में हूँ और अपने खेतों में हूँ। यहाँ मैंने देखा कि खेतों की उत्पादकता जो है वो बिल्कुल भी कम हो गई है। लोग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं,
फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, पोटास का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी लगातार यूज करने की वजह से खेतों की उर्वरक क्षमता बिल्कुल चली गई है। और ये अपना कृषि बोलता है, अपना जियोलॉजी जो बोलता है वो बोलता है कि अगर एक बार उत्पादकता इसकी एकाएक चली गई तो इसको दोबारा रिकवर करने में कम से कम 100 साल लग जाएंगे। 100 साल के बाद ही इनकी उत्पादकता आ पाएगी जो है। तो हमें उनकी उत्पादकता का भी ध्यान रखना है। तो हम मैन्युअल जो फर्टिलाइजर यूज करेंगे वो गोबर वाली खाद का यूज करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम इनको क्या करेंगे, हम गोबर को इकट्ठा करते जाएंगे और जब एक बारिश बीत जाएगी और जब अगली वाली बारिश आने वाली होगी तो गर्मी से पहले हम खेतों की जुताई कर देंगे और उसी टाइम पे इन खादों को लगा देंगे। बारिश होगी उसके बाद में हम फसल लगा देंगे और जो मेरी 2-3 फसलें होती हैं, एक बार ये गोबर वाली खाद डालने के बाद हमारी 3 फसल आराम से निकल जाएगी। उसके बाद में हम मिट्टी की जांच कराएंगे और फिर से उसमें जो भी जो जिस टाइप की खादों की ज़रूरत रहेगी उस टाइप की खाद हम डालेंगे। दूसरा है वर्मी कल्चर। ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर हम खेतों में केचुओं को छोड़ देंगे तो जब हम देसी खाद डालेंगे तभी केचुए भी होंगे, पेड़ पौधों के पत्ते रहेंगे तभी केचुए भी होंगे। अभी खेतों में केचुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो ये पेस्टिसाइड है, बेडीसाइड है और जो फर्टिलाइजर्स है, इनकी वजह से सारे केचुए मर चुके हैं खेतों के। तो उनसे भी अपने खेतों की उत्पादकता भी जा चुकी है। तो ये हम वर्मी कल्चर भी कर सकते हैं और अपने खेतों की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। प्लस जब हमें इन खेतों के खादों की ज़रूरत होगी, हम कंपोस्ट गड्ढे वाला वगैरह बनाएंगे तो जो कंपाइन से हम पौधों को काट रहे हैं ऊपर से हम लोग काट देते हैं और नीचे की पराली को हम लोग जला देते हैं। तो हम जलाएंगे भी नहीं। उससे पॉल्यूशन तो होता है, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि पॉल्यूशन नहीं होता है। पॉल्यूशन थोड़ा बहुत होता है। लेकिन केजरीवाल जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर जो पिक्चर छापी है वो केजरीवाल सर की छापी है, इनका मुंह भी इससे बंद हो जाएगा। और पॉल्यूशन दिल्ली का उससे भी ख़त्म होने वाला नहीं है क्योंकि उसका पॉल्यूशन की वजह और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। क्योंकि किसान 12 महीने जो है पराली नहीं जलाते रहते हैं, वो अपने सीजन वाली खेती पे ही पराली जलाते हैं। तो जो हरियाणा के किसान हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं और उसके दिल्ली के आसपास के जो किसान हैं, ये केजरीवाल बोलते हैं कि पराली जला दिया इसलिए पॉल्यूशन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पराली जले तो पराली भी जलना बंद हो जाएगी और इनको एक अच्छा सबक मिल जाएगा क्योंकि पशुओं की मात्रा में बढ़ानी पड़ेगी। जब हम ये वाली खेती को बढ़ावा देंगे तो पशु बढ़ जाएंगे। तो पशुओं को खिलाने के लिए हमें चारा चाहिए, तो वाला चारा हम नीचे का जला नहीं पाएंगे। सारे चारे को इन पशुओं को खिलाना पड़ेगा और ऐसी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी और इनसे हमारा पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। अब अगर हम इस खेती से फ़ायदे की बात करें तो ये फ़ायदा शब्द लेने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, मतलब बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ। क्योंकि जो किसान खेतों पे डिपेंडेंट हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग अपने बच्चों की बराबर फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। उससे स्कूलों को भी प्रॉब्लम होती है, टीचर रखने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इवन किसानों को खाने पीने की भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। अगर हम एक मोटा-मोटा आंकड़ा लगाएँ अगर किसानों के लिए, तो आज की डेट में आम आदमी को ज़िंदा रहने के लिए अगर 6 परिवार एक परिवार में है तो कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए। ये मैं बहुत मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ। और 4 लाख रुपए अगर इकट्ठा करने के लिए अगर हम आज खेती की आमदनी की बात करें तो 30 बीघा खेती एक किसान के पास होना चाहिए। 30 बीघा खेती अभी किसानों के पास है नहीं क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खेतों की संख्या बिल्कुल घटती जा रही है। तो जनसंख्या भी एक कारण है इन खेतों का कम होना। जनसंख्या को हमें कम करना चाहिए और हम जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जो है मतलब क्या करेगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएगी। तो कानून का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना। सरकार का काम नहीं है जनसंख्या कम करना, जनसंख्या कम करना हमारा काम है और सभी धर्मों के लोगों का काम है। तो किसान यहाँ से प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा है तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, वैसे वो इसको बेच के तो पैसा नहीं कमा पाएगा। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि उसके बच्चों का करियर अच्छा ज़रूर होगा क्योंकि उसके बच्चे जब बीमार नहीं पड़ेंगे, उनका दिमाग अच्छा काम करेगा तो उनके बच्चे अच्छा कर पाएंगे। तो अभी ये वाली खेती इतनी चालू करनी है कि उनके बच्चे कम से कम, वो किसी को बेच रहे हैं किसी को दे नहीं रहे हैं, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कम से कम जब उनके बच्चे खाएंगे तो उनके बच्चे स्वस्थ रहेंगे और उनके बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत बहुत बेसिक से की है और बेसिक बेसिक चीज़ों के लिए सोच रहा हूँ और ये हमारे हाथों में है। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। ये वाली खेती अगर हमको करनी है तो हमको सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए और हमारी मिट्टी की जांच अगर कर दे सरकार तो अच्छा है और नहीं करे तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ अगर बात करें कि क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे नो पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। और जो इससे अगर हम इस खेती को बढ़ावा देंगे तो एनिमल हस्बेंड्री जो होती है, जो पशुपालन होता है, उनको बढ़ावा मिल जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएंगे। उनसे क्या होगा, गोबर की क्वांटिटी तो बढ़ेगी, दूध भी ज़्यादा मिलेंगे
और पशुओं की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी पशुओं की संख्या बहुत कम हो गई है और दूध का उत्पादन भी कम हो गया है, इसीलिए बच्चों को ताज़ा दूध भी नहीं मिल पा रहा है। और ये बच्चे जो ऑर्गेनिक फसल जो उगेगी, इससे जो हमारे बच्चे, किसानों के बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, आपका मन करेगा आप किसी को दीजिएगा, आपका नहीं मन करेगा आप मत दीजिएगा, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी फसलें तो बराबर हो रही हैं, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए तो आप उगा लेंगे। तो जो किसानों के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग करियर का निर्माण करेंगे। और अगर वो आमदनी कमाना चाहते हैं तो अभी में इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जो बड़े बड़े शहर हैं वो, वहाँ पे जो लोग हैं जो पढ़ लिखे हैं, जो सक्षम हैं, वो इन खेतों, इन जो फसलें हैं, जो हमारी ऑर्गेनिक खेती है, यानी जो हमारी गोबर वाली खेती है, इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और मैं शहर से ही आया हूँ, वहाँ पे मेरे को मालूम है कि लोग कैसे कैसे डिमांड कर रहे हैं। इवन दिल्ली में, मुंबई में, वहाँ के लोग इस फसलों को खाना चाहते हैं, लेकिन जब मिलेगा तब खाएंगे। लेकिन उनको खाने की बात अभी छोड़िए, वो लोग तो काफ़ी मामलों में आराम में हो सकते हैं, कुछ लोग परेशानी में भी हो सकते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए वाली खेती चालू करिए, जिससे हमारे किसानों के बच्चे आगे बढ़ेंगे। और अगर आप मन करेगा तो उन बच्चों को भी खिला दीजिएगा जो और भी बच्चे हैं, मैं बच्चों के लिए ही बोल रहा हूँ। और जो करियर का निर्माण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि बाकी लोग तो इसमें जल्दी आगे आने वाले नहीं हैं और बताने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि किसी को कुछ मतलब नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जब खा के सब मर जाएंगे उसके बाद में बोला जाएगा, और तब तक 300-400 साल निपट जाएंगे, उसके बाद बताया जाए। करना हमें वही है, तो जब हमें करना है तो हम क्यों ना चालू कर दें। और इसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अगर आप बीज जो है परंपरागत से यूज करेंगे तो वहाँ पे आपका पैसा बचेगा। आप स्प्रिंकल वाली जो मैंने खेत पानी की सिंचाई के लिए बताया, तो आपको पानी कम लगेगा, वहाँ पे आपका पैसा बचेगा। आप अगर पशुओं को खेती में यूज करेंगे, अपने बैलों का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ भी आपका पैसा बचेगा। और जो खाद देसी यूज करेंगे तो आपको खाद बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा, वहाँ भी आपको पैसा बचेगा। यहाँ हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो जाए, लेकिन तकलीफ उनको भी नहीं होगी। जब किसान चेंज करेंगे तो लोग अपना बिजनेस चेंज कर लेंगे। एक बार टेलीफोन का ज़माना था, तो अभी टेलीफोन तो हर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फ़ोन का ज़माना आ गया, दुकानें भी चेंज हो गई, और जो टेलीफोन खोल के बैठे हैं वो डूब गए। तो हमें धीरे धीरे करके बदलना होगा और धीरे धीरे करके चेंज होगा। सरकार भी इसमें थोड़ी बहुत मदद कर रही है, लेकिन अगर लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, तो ये मदद बिल्कुल ज़ीरो है। और न्यूज़ चैनलों पे भी मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदू दिखाई दे रहा है, मुसलमान दिखाई दे रहा है, गाय दिखाई दे रही है, बैल दिखाई दे रहा है, यही सब दिखाई दे रहा है। और इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिनसे मतलब देश आगे बढ़ेगा और किसानों की उत्पादकता अच्छी होगी और किसान को प्रॉफिट होगी, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं दोबारा से अपने देश के किसानों से इतना अपील करूँगा कि वो लोग ऑर्गेनिक खेती की स्टार्टिंग करें, यानी गोबर वाली खेती की स्टार्टिंग करें। उनसे ज़्यादा अगर कुछ नहीं होगा, वैसे भी तो कुछ नहीं हो पा रहा है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो उनके बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे और उनके बच्चे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।